नमस्कार दोस्तों, क्यूबिक्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर रहे हैं और 2 पेपर हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। आज हम तीसरा पेपर सॉल्व करेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 का पेपर आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। चलते हैं, प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला ए बी से आधा कुशल है जो सी से 3 गुना कुशल है। वे तीनों मिलकर एक काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? यदि बी अकेले यह काम यानी 6 दिन में कर सकता है। टाइम एंड वर्क यानी काम और समय से पहला क्वेश्चन है। बोला है ए बी से आधा कुशल है, ये आपका ए हो गया, इधर बी है, ये आपका सी हो गया। ए बी से आधा कुशल है, अगर ये 2 होगा तो 1 होगा, अगर ये 10 होगा तो ये 5 होगा, आधा कुशल है। आगे बोला है जो सी से, अभी जो वर्ड आया है ये बी के लिए, जो क्या कहता है, जो नज़दीक होगा उसी के लिए। तो ये जो वर्ड आया है ये आपका बी के लिए है। बोला है जो सी से यानी 3 गुना कुशल है, यानी जो बी है आपका सी से कितना है, 3 गुना कुशल है। अगर हम बी को सी को 1 मानते हैं तो बी आपका कितना हो जाएगा, यानी 3 गुना हो जाएगा। उसके बाद बोला ए बी से आधा कुशल है, ए जो है बी से आधा कुशल है, यानी आधा का मतलब 3 का आधा क्या हो जाएगा आपका 1.5 या 3/2 हो जाएगा। ये 3/2 यानी फ्रैक्शन में चला गया। तो ऐसा करते हैं, इस सी को हम 1 ना मानकर 2 मान लेते हैं। 2 मानने से क्या होगा, ये आपको जो फ्रैक्शन आ रही है फ्रैक्शन हट जाएगा। तो इसको ऐसे नहीं करेंगे हम, जो सी से 3 गुना कुशल, अगर सी अगर 2 है तो बी आपका कितना हो जाएगा, 3 गुना के 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद ए जो है बी से आधा कुशल है, यानी 6 का आधा आपका क्या हो जाएगा, 3। ऐसे ए बी से आधा कुशल है, हो गया आपका आधा, यानी बी आपका 6 है तो ये आपका 3 हो जाएगा। ये जो वर्ड आया है यह बी की बात कर रहा है। जो सी से 3 गुना कुशल है, सी को हमने 2 माना, 2 का 3 गुना आपका क्या हो जाएगा, 3 गुना के 6 हो जाएगा। और आधा आपका कौन सा, ए है। आगे क्या बोला, वे तीनों मिलकर एक काम कितने दिन में कर सकते हैं? अगर तीनों एक साथ आ जाए तो काम कितने दिन में होगा? यदि बी अकेले यह काम 6 दिन में कर सकता है। यहां पर बी 1 दिन में 6 काम कर रहा है, तो 6 दिन में कितना काम करेगा, 6 4 का 36, यानी 36 काम करेगा। ये जो 36 है आपका टोटल वर्क हो गया। बी बोला है यह काम 6 दिन में पूरा करता है, तो बी 1 दिन में 6 काम, इधर का आपका एफिशिएंसी यानी काम करने की क्षमता है। बी 1 दिन में 6 काम, तो 6 दिन में टोटल आपका कितना हो जाएगा, 36 काम हो जाएगा। बोला है तीनों मिलकर, अगर तीनों मिल जाएंगे तो 6 3 9 2 11, यानी तीनों मिलकर 1 दिन में 11 काम करते हैं। तो इस 36 काम को करने में कितना समय लगेगा, 36/11। अब आपको भाग देना है, 11 तियां 33, यानी 3 बार हो गया, यानी 3 सभी में, इधर आपका 3 है, 11 तियां 33 हो गया, यानी 3 दशमलव लगेगा, यानी 30 हो जाएगा आपका। 11 दूना के 22, 3.2, यानी जिस ऑप्शन में होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। आगे भाग देने का जरूरत नहीं है, तो 3.27 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यक्स ने 8 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय की। उन्होंने आंशिक रूप से पैदल 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और आंशिक रूप से साइकिल पर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा की। तो एक्स द्वारा पैदल तय की गई दूरी क्या होगा? टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है आपका। इस सवाल को लगाने का 2 तरीका है, एक आप बेसिक से लगा सकते हैं और दूसरा आपका होता है एलिगेशन मेथड। देखते हैं, एलिगेशन से ही लगाते हैं इस क्वेश्चन को। एक चीज आपको ध्यान देना है, अगर ये आपका स्पीड S1 है, इधर आपका स्पीड आपका S2 है और आपका नेट स्पीड आपका क्या है, S है, तो एलिगेशन में क्या किया जाता है, इनका अंतर लिया जाता है। तो यहां जो अनुपात आएगा, यानी इनका डिफरेंस लेने पर ये जो अनुपात आएगा, ये अनुपात आपका समय का होता है। इस चीज को नोट कर लीजिएगा आप।
यानी T1 T2। एक बार फिर से, अगर पहला स्पीड आपका S1 है, दूसरा आपका S2 है और नेट स्पीड आपका S है, ये एलिगेशन है, यहाँ पर इनका डिफरेंस आपका और इधर इनका डिफरेंस, तो यहाँ पे ये जो अनुपात निकल कर आता है, ये जो अनुपात होता है, ये आपका अनुपात किसका होता है? टाइम का। इस चीज को नोट कर लीजिएगा आप। ऐसे ही लगाते हैं क्वेश्चन को। यक्स ने 8 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय की। उन्होंने आंशिक रूप से पैदल, यानी आपका पैदल हो गया, इधर लिख देते हैं पैदल, और ये आपका साइकिल हो गया, पैदल और साइकिल। बोला है पैदल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी आपका S1 हो गया। आगे बोला है और आंशिक रूप से साइकिल पर 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका क्या हो गया? 12 किलोमीटर यानी प्रति घंटा हो गया। पैदल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, साइकिल से आपका 12 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद आप देखिए नेट स्पीड नहीं दिया है, आप बताइए कुल दूरी आपका 75 किलोमीटर है और कुल समय आपको 8 घंटा लगा, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। अगर हम 75 में 8 से भाग देंगे तो नेट स्पीड आ जाएगा, यानी जो बीच में आएगा इधर आपका 75/8 हो जाएगा। ले लीजिए डिफरेंस इनका। अब इनको घटाना है, ठीक, अगर घटाएंगे हम तो 12 अठे 96, यानी 96 में से अगर आपका 75 घटेगा यानी 15 6 21, यानी 21/8 आएगा इधर आपका, ये अनुपात हो जाएगा। इधर आपका घटेगा 8 5 40, यानी 75 माइनस 40/8, इधर आपका हो जाएगा 35/8, 35/8। 8 से 8 आपका कट जाएगा, 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 7 पचे आपका 35, यानी 3 संबंधे 5। ये जो 3 संबंधे 5 है, ये आपका टाइम का अनुपात है। इधर लिखे है ना T1 और T2, ये आपका टाइम का अनुपात है। यानी जब ये टाइम में आपका जो अनुपात है 3 और 5, टोटल कितना यहाँ पर समय लगा? 5 3 यानी 8। यहाँ पर कितना दिया टोटल समय? 8 घंटा दिया है, यानी 8 एक गुना पर गया है, तो इस 3 का 1 गुना करेंगे 3 घंटा और 5 का 1 गुना करेंगे, आपका कितना आएगा? 5 घंटा। यानी पैदल वो गया तो उसको 3 घंटे का समय लगा, साइकिल से गया तो उसको कितना समय लगा? 5 घंटे का समय लगा। क्वेश्चन आपसे पूछा है तो पैदल तय की गई दूरी, तो दूरी बराबर आपका क्या होता है? दूरी बराबर डिस्टेंस बराबर चाल गुणे आपका समय होता है, चाल गुणे समय। निकाल दीजिए दूरी। दूरी बराबर स्पीड यानी आपका 5 दिया है, यानी 5 गुणे टाइम कितना लगा पैदल, यानी 3 घंटा, 5 3 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका आंसर हो जाएगा एलिगेशन मेथड से ये क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन, अ, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला पिघलाया जाता है और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला शंकु बनाया जाता है। यानी गोला को पिघलाकर उसने शंकु बना दिया। पूछा है शंकु का व्यास क्या होगा। एक चीज आपको जानना होगा, 3D वाले फिगर में होता क्या है, जब हम किसी चीज को पिघलाकर अगर कोई दूसरा चीज बनाएंगे तो उस केस में दोनों का आयतन क्या हो जाता है? बराबर। जैसे अगर हम घन को पिघलाकर घनाभ बनाएंगे तो घन का आयतन बराबर हो जाएगा घनाभ का आयतन के। जैसे यहां बोला है कि एक गोला को पिघलाया गया और शंकु बनाया गया, तो गोला का आयतन शंकु के आयतन के बराबर हो जाएगा। आपको पता होगा गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर यानी h होता है। ये आयतन क्या बराबर हो जाएगा? ठीक है, देखिए π/3 इधर भी है और π/3 आपका इधर, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा अब 4 गुणे r क्यूब। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी गोला जो है उसका रेडियस कितना दिया है त्रिज्या, यानी 10 सेंटीमीटर। 10 का क्यूब आपको पता होगा 1000 होता है, ये बराबर हो जाएगा ये r स्क्वायर, यानी व्यास पूछा है, आगे त्रिज्या निकाल लेते हैं, r स्क्वायर इंटू h। शंकु का ऊंचाई कितना दिया और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला, ऊंचाई यानी 10 दिया है। 1 0 से 1 0 कटा, इधर आपका r स्क्वायर बराबर 400, तो r बराबर कितना हो जाएगा? 400 का वर्गमूल यानी 20 आ जाएगा। त्रिज्या निकल गया।
शंकु का त्रिज्या निकल गया आपका कितना है 20 सेंटीमीटर, लेकिन इस क्वेश्चन में त्रिज्या नहीं पूछा है, आपसे पूछा है व्यास क्या होगा। आपको पता होगा जो व्यास होता है वह त्रिज्या का 2 गुना होता है। अगर d इक्वल टू यानी 2r होगा, यानी 2 गुणे 20 रख दीजिए, 20 गुना के कितना आ जाएगा आपका 40 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एक सेट में 3 से शुरू होने वाले लगातार 5 पूर्णांक होते हैं। 3 से शुरू होने वाले लगातार 5 पूर्णांक होते हैं। यदि सेट में से सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए तो उस सेट के औसत में कितने प्रतिशत की कमी होती है। एवरेज है, ठीक। आपको पता होगा एवरेज ए बराबर, एवरेज यानी औसत, ए बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। ये चीज ए से एवरेज हिंदी में औसत हो जाएगा, एस से सम यानी योग होगा, एन पर होता है पदों की संख्या यानी जितने भी पद होंगे। बोला है 3 से शुरू होने वाले लगातार 5 पूर्णांक, तो आपका 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया यानी 7। 3 से शुरू होने वाले लगातार 5 पूर्णांक, 1 2 3 4 5 पूर्णांक हो गया ना, 5 पूर्णांक। अब इनका एवरेज क्या होगा, तो औसत आपको पता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। जब इनको जोड़ेंगे हम 7 6 13 5 18 4 22 3 25, यानी इनका जो योग आएगा, जो औसत निकालेंगे तो 25 पदों की संख्या कितना हो जाएगा आपका 5 होगा, 5 25, यानी इस केस में औसत कितना आया 5 आ गया। आगे अगला ने ये बोला यदि सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए, तो इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक आपका 7, इस 7 को अब हटा दीजिए तो बचेंगे आपके पास 4 पूर्णांक। अब इनका औसत क्या है, 6 4 10 5 15 3 18, यानी 18 बटे औसत अगर निकालेंगे तो पदों का योग बटे पदों की संख्या यानी 4 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 9, ये आपका 2 हो जाएगा यानी 4.5 हो गया। यानी पहले औसत कितना था 5 था, अब औसत कितना हो गया 4.5। इसका मतलब घट गया, कितना घटा 0.5 घटा। किस पर, पहले वाले पर, यानी 5 पर गुणे 100 कर दीजिए। 1 0 से ये दशमलव खत्म होगा, यानी 5 दहा में 50, 50 बटे 5 अगर इसको काटेंगे तो 5 दहा में 50, यानी 10% की क्या हो गया, कमी हो गया। आपका बी इज राइट आंसर, 10% की कमी। और पूछा यहाँ पर कमी होती है, 10% का कमी हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम 2 पूर्णांक का योग है। न्यूनतम 2 पूर्णांक का योग है जिसका गुणनफल कितना दे दिया, 64 दिया है। इस टाइप के सवाल को कैसे करेंगे, जहां ये वर्ड आया कौन सा न्यूनतम 2 पूर्णांक, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। न्यूनतम 2 पूर्णांक, ये जो बोला है कौन सा न्यूनतम 2 पूर्णांक का योग है जिसका गुणनफल, जैसे अगर ये x गुणे y हम 2 मान लेते हैं, ये आपका कितना दिया 64 दिया है, और आपसे पूछा x प्लस वाई का योग क्या होगा, वो भी न्यूनतम में पूछा है आपसे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं, हम इन दोनों संख्याओं को बराबर ले लेते हैं। इस 64 को आपको 2 बराबर भागों में तोड़ना होगा ताकि गुणा करने पर कितना आ जाए आपका 64 आ जाए। जैसे 8 गुणे 8 करने पर आपका ये क्या हो जाएगा 64 हो रहा है कि नहीं। तो x आपका 8 है, y आपका 8 है, जब इनको जोड़ेंगे 8 प्लस 8 आपका क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो आंसर आपका कितना बनेगा 16। जैसे ये बराबर क्यों लेने पे ये आपका न्यूनतम बना है। जैसे अगर x को 1 रखेंगे और y आपका 64, क्या 64 एकम 64 बना, ठीक। अगर हम 2 लेंगे तो 2 गुणे आपका 32 बनेगा। अगर हम 4 लेंगे यानी 16 बन जाएगा। इसके बाद एक केस आपका बनता है 8 गुणे 8, 8 हटे 64, 16 चौका 64, 32 गुना 64, 64 एकम 64। अगर यहाँ पर जोड़ेंगे हम तो 64 एक कितना बना आपका 65 बना। यहाँ पर जोड़ेंगे 32 दो आपका कितना बनेगा यानी 34 बनेगा। यहाँ आप जोड़ेंगे 16 4 यानी 20 बनेगा आपका। यहाँ पर जोड़ेंगे तो 8 8 कितना बनेगा आपका 16 बन जाएगा। अब बताइए कहाँ पर सबसे न्यूनतम पूर्णांक आया, यहीं पे आया ना। 65 34 20 और 16, इनमें से सबसे छोटा कौन, आप कहेंगे 16।
इसका मतलब संख्याओं को बराबर लेने पर आपका योग क्या मिलेगा? सबसे न्यूनतम मिलेगा, इसीलिए ये चीज़ है। आंसर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 1200 को, यानी जिसके द्वारा 1200 को जिसके द्वारा 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा किया जाना चाहिए। वह छोटी से छोटी संख्या हमें ज्ञात करना है कि इस 1200 में किससे हम गुणा कर दें कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए। इस क्वेश्चन को बाई ऑप्शन ही कर सकते हैं। वह छोटी से सबसे छोटी संख्या बताना है। क्या इस 1200 में अगर 2 से गुणा करेंगे तो क्या पूर्ण वर्ग हो जाएगा? 12 गुना के 2400, क्या 2400 आपका पूर्ण वर्ग होता है? नहीं, इसका मतलब 2 नहीं होगा। हम 3 को लेते हैं, अगर इस 1200 में 3 से गुणा करेंगे तो 12 3 3600, और आपको पता होगा 3600 क्या है? एक आपका पूर्ण वर्ग, यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे आप 4 में गुणा कर लीजिए, 12 चौक 48, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। अब 5 में गुणा कर लीजिए, 12 पंजे 60, यानी 6000, ये भी आपका पूर्ण वर्ग नहीं है। यानी 3 में गुणा करने से ही 1200 का जब 3 में गुणा करेंगे 12 3 3600, यही आपका पूर्ण वर्ग है। इस टाइप के क्वेश्चन को बाई ऑप्शन से ही करना उचित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, चलिए सिंप्लीफिकेशन से ही है। ये दिया है अंडर रूट में 3, फिर अंडर रूट 27 प्लस अंडर रूट 73 प्लस अंडर रूट 164। इस टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे कहाँ? शुरुआत कहाँ से होगा? ये इधर से, यानी हम लोग पीछे से शुरू करते हैं। कैसे करेंगे? अब देखिए, आपको पता होगा 64 का वर्गमूल क्या होगा? 8 होगा। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आया तो इस क्वेश्चन को अलग से कहीं लिखना नहीं होगा, आपको यहीं पर सॉल्व कर देना होगा। जैसे ये 64 का वर्गमूल क्या होता है? आप कहेंगे 8, 73 में जब 8 जोड़ेंगे 8 3 11, यानी 81 हो जाएगा। यानी यहां तक आपका कितना बना? 81। इस 81, ये अंडर रूट 81 हो गया, यानी 81 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 9। जब 27 में 9 जुड़ेगा तो 27 9 आपका 36, यानी यहां तक आपका कितना हो गया? 36 हो गया। ये अंडर रूट 36, तो 36 का वर्गमूल क्या होगा? आप कहेंगे 6, 3 प्लस 6 यानी का कितना हो जाएगा? 9। अब इस 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? आप कहेंगे 3। 3 आपका आंसर हो जाएगा। आया समझ में? आसान सवाल है, आप कर सकते हैं अपने से। अगला क्वेश्चन, ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 बोला यदि x बटे वाई इक्वल टू 4/5 तो 7x प्लस 6y इक्वल टू 29, तो y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यानी x बटे वाई ये आपका बराबर दिया है 4/5, यानी आप कह सकते हैं x जो, यानी x और y में जो रेशियो है 4 संबंधी 5 का है। आपसे आगे ये दिया है 7x प्लस 6y का मान कितना दिया? 29 दिया है। ठीक, 29 दिया है। अगर x का मान 4 रखिए और y का मान 5 रखेंगे हम, जब x का मान 4 रखेंगे 7 चौक यानी 28 हो जाएगा, प्लस जब y का मान 5 रखेंगे हम तो 6 पंजे यानी 30 हो जाएगा, ये 29 हो जाएगा आपका। तो 30 और आपका 28 कितना हो जाएगा? 58, यानी 58 जो यूनिट है वो आपको किसको दिखा रहा है? 29 को दिखा रहा है। कितने गुना पर गया है? ये आपका आधा गुना पर गया है, यानी 58 का आधा ही तो क्या होता है आपका? 29 होता है, 29 होता है, यानी आधा गुना पर गया है। सवाल में ये पूछा है कि y का मान क्या होगा। अगर ये आधा गुना पर है तो इस y का जब हम आधा करेंगे, यानी y का मान 5 दिया है, 5 का जब हम आधा करेंगे 1/2, 5 का आधा आपका क्या हो जाएगा? 2.5। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? 2.5 होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 2 और 60 दिया है। यदि उन संख्याओं में से एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है, यानी दो संख्या है, एक दूसरे की तुलना में क्या बोला? 14 अधिक है। छोटी संख्या आपको ज्ञात करना है। छोटी संख्या क्या होगा? एक चीज लिख लीजिएगा इसको, पहली संख्या गुणे
दूसरी संख्या, दूसरी संख्या यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या ये बराबर होता है इन्हीं दोनों संख्याओं के एलसीएम इनटू एचसीएफ के बराबर होता है। इसको लिख लीजिएगा आप। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या ये आपका बराबर हो जाएगा उन्हीं दोनों संख्याओं का एलसीएम इनटू उन्हीं दोनों संख्याओं के एचसीएफ के क्या होता है, बराबर होता है। यहां पर आपका एचसीएफ दिया है और एलसीएम दिया है, बोला है छोटी संख्या आपको ज्ञात करना है और एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है। अगर हम पहला संख्या यानी छोटी संख्या को अगर x लेते हैं तो बड़ी संख्या आपका कितना हो जाएगा, x प्लस 14 हो जाएगा। अगर हमने छोटी संख्या को x लिया तो बड़ी वाली संख्या आपका कितना हो जाएगा, x प्लस 14। इन्हीं संख्याओं का गुणनफल ये आपका बराबर हो जाएगा, यानी संख्याओं का गुणनफल पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या ये बराबर हो जाएगा आपका एलसीएम गुणे एचसीएफ, यानी 60 गुणे 2, यानी इधर आपका कितना आएगा, यानी 120 आ जाएगा। अब देखिए आपके पास दो तरीका है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, अगर ये x अंदर जाएगा तो आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा और क्वेश्चन आपका लेंदी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम बाई ऑप्शन करेंगे। ये बोले छोटी संख्या क्या है, यानी x का मान आपसे पूछा है, x क्या होगा, ऑप्शन से ही कर लेते हैं। एक बार x को अगर हम 4 रखते हैं यहाँ पर, यानी 4 गुणे x अगर 4 रखेंगे 14 4 18 हो जाएगा। क्या इनका गुणा करने पे 120 आ रहा है, 18 चौक 72, 120 नहीं आया, इसका मतलब ये आपका आंसर नहीं होगा, हटा दीजिए इसको। अगर हम 5 रखते हैं यानी ये हो जाएगा आपका 5 गुणे 14 5 19, 19 बचे 95, ये आपका 120 के बराबर नहीं हुआ, इसका मतलब 5 भी आपका आंसर नहीं होगा, ये भी आपका कट गया। अगर हम x का मान 6 रखते हैं यहाँ पर, यानी 6 गुणे 6 प्लस 14 करेंगे 20 हो जाएगा, क्या बराबर 120, 20 6 का 120, यानी 120 बराबर आपका 120 आया। इसका मतलब बायां पक्ष बराबर हो गया आपका दायां पक्ष, यानी 6 रखने पे है तो 6 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर x अगर अंदर जाएगा तो द्विघात समीकरण बन जाएगा, क्वेश्चन आपका लेंदी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हमने बाई ऑप्शन से किया है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। बोला है 4 संबंधी 9 के अनुपात में a और b के बीच 39, यहां पर 39 लिखा हुआ है, 39 कैंडियां वितरित की जाती हैं। a और b के बीच में 39 कैंडियों को वितरित किया जाता है, किस अनुपात में, 4 और 9 के अनुपात में विपरीत किया जाता है। बोला है b को a से कितनी अधिक कैंडी मिली है, b को a से, हम यहीं से देख लेते हैं b को a से कितना अधिक कैंडी मिला। जब भी अधिक कम ज्यादा अगर ये सब बात करेगा तो वहां पर अंतर ले लीजिएगा आप। तो b को कितना ज्यादा मिला है, यानी 5 मिला, आपसे 5 यूनिट का मान पूछा है। तो हम जो ऑप्शन आपका 5 से कटेगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। क्या 12 आपका 5 से कटेगा, नहीं कटेगा। 27 कटेगा नहीं, 33 कटेगा नहीं, आपका 15 कटेगा, यही आपका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हैं, यानी बाई ऑप्शन। यदि इसी क्वेश्चन में 2 ऐसे ऑप्शन आ जाए जो आपका 5 से कट रहा है, तब क्या करेंगे, यहाँ तो एक ही ऑप्शन आपका कट रहा था इसीलिए आपका आंसर निकल गया। यदि 2 अगर ऑप्शन होता तब कैसे करेंगे, ठीक है। बोला है 4 संबंधी 9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, ये आपका ए है, ये आपका बी है। टोटल कितनी कैंडियां दिया, 39, लेकिन यहां पर टोटल कितना है, 9 4 13, यानी 13 यूनिट का मान सवाल में कितना दिया, 39 दिया है। 13 3 39 यानी 3 गुना बढ़ गया है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा b को a से कितना अधिक कैंडी मिला है, तो b को a से कितना अधिक मिला है, 5 अधिक मिला है, 5 अधिक मिला है। तो इस 5 का जब हम 3 गुना करेंगे तो 5 से आपका आंसर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 11th, 10% और 30% के दो क्रमागत चिन्हित करने के बाद 20% की छूट पर, बोला है कि 20% की छूट पर एक वस्तु 2288 रुपए में बेची गई। वस्तु का लागत मूल्य यानी CP यानी क्रय मूल्य आपसे पूछा है, कॉस्ट प्राइस क्या होगा। अब एक चीज आपको समझना होगा, ये जो 10% और ये जो 30% के दो लगातार चिन्हित, इंग्लिश में देखिएगा यहां पर लिखा है कंजिक्यूटिव यानी मार्कअप।
अब ये मार्कअप क्या होता है, आगे इसको समझिए। मार्कअप जानेंगे तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा आपसे। मार्कअप का मतलब ये होता है कि अंकित मूल्य आपका क्रय मूल्य से जितना ज़्यादा होगा, अंकित मूल्य आपका क्रय मूल्य से जितना ज़्यादा होगा उसी को मार्कअप कहा जाता है। ये जो 10% आपका 30% दिया, ये आपका छूट यानी डिस्काउंट नहीं दिया, ये आपका मार्कअप है। जैसे अगर ये आपका सीपी है, मार्कअप यानी आपका अंकित मूल्य आपका क्रय मूल्य से जितना ज़्यादा होगा वही आपका मार्कअप होता है। ये 10% यानी सीपी का 110/100, दो छूट दिया है। एक 30% यानी 130/100, ये आपका हो गया। यानी ये जो यहाँ से यहाँ तक है ये आपका एमपी हो गया। ये सीपी था, दो मार्कअप दिए, एक 10% का एक 30% का, तो 10% 110/100, 30% आपका 130/100, ये यहाँ तक आपका क्या होगा एमपी। उसके बाद वाला 20% की छूट, आपका छूट एमपी पर ही दिया जाता है। ये टोटल आपका एमपी है। जब 20% का छूट आप देंगे तो आप कहेंगे 80/100। अब यहां से आपका यहां तक ये हो गया आपका एसपी यानी विक्रय मूल्य। और क्वेश्चन में विक्रय मूल्य कितना दिया, 2288। ये बराबर हो जाएगा आपका किसके, 2288 के। अब केवल काटना ही है। इसके बाद 1 2 3 यानी 3 जीरो आपका कट गया, ये खत्म। इधर आपका 10 बचा हुआ है अभी। काटिए 11 से। अगर 11 से काटेंगे हम, 11 दूना के 22, 0 11 8 88 हो जाएगा। 13 से काट दीजिए, 13 कम 13 7, 13 छंग यानी 78 हो जाएगा। इस 8 से काटेंगे तो 8 दूना के कितना हो जाएगा आपका 16। ऊपर का सारा कट गया, इधर आपका 2 बचा है। ये 100 और 10 यानी इधर 1000, 1000 भाग में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका गुणा हो जाएगा। तो यहां से सीपी आपका कितना निकल कर आया, 2000। ये आपका आंसर हो जाएगा। सीपी आपका 2000 यानी डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12। कपड़े का एक टुकड़ा 600 रुपए में खरीदा गया। ठीक है, कपड़े का एक टुकड़ा 600 रुपए में खरीदा गया। सिलाई शुल्क के रूप में 40 रुपए देने के बाद 12.5% का लाभ पाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचना होगा। यानी आपसे एसपी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य आपसे पूछा है। देखिए, यानी 600 रुपए में खरीदा गया और सिलाई शुल्क के रूप में कितना दिया गया, 40 रुपए। तो कुल आपका सीपी कितना हो जाएगा, 640 हो जाएगा। यानी सीपी आपका कुल कितना हो जाएगा, 600 यानी 40 रुपया हो गया। बोला है 12.5% का लाभ पाने के लिए आपको पता होगा 12.5% का मान क्या होता है, 1/8। यानी 8 आपका सीपी है और 1 आपको क्या हो गया, प्रॉफिट यानी लाभ हो गया। तो एसपी कितना हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा। इसका मतलब इसी का आपको करना है 9/8। केवल काट दीजिए, 8 से काटेंगे, 8 8 64, 80 बार में 80 गुणे 9, 9 8 72 यानी 720 रुपया, 720। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। एक वस्तु 2500 रुपए में खरीदी गई यानी सीपी दे दिया है। दुकानदार इसके अंकित मूल्य पर 12% की छूट की अनुमति देता है और फिर भी 10% का लाभ करता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। डिस्काउंट चैप्टर से ये क्वेश्चन। एक चीज आपको जानना होगा, एमपी और सीपी में क्या अनुपात होता है। एमपी और सीपी यानी 100 प्लस p% अनुपात ये आपका हो जाएगा 100 माइनस d%। ये चीज आपको जानना होगा, इसको लिख लीजिएगा आप। ये यानी एमपी और सीपी में एक अनुपात होता है, यानी 100 प्लस p%। ये जो p% है आपका प्रॉफिट यानी लाभ है, अनुपात है। ये जो 100 माइनस d%, डी से आपका क्या होता है, छूट यानी डिस्काउंट है। चलते हैं क्वेश्चन पर। बोला है फिर भी 10% का लाभ होता है, यानी p% यानी 110 हो जाएगा। इधर डिस्काउंट आपका कितना दिया, 12% की छूट, यानी 100 में से आप 12 घटाएंगे तो 88 आ जाएगा। इसको काट दीजिए, ऐसा करते हैं 22 से ही काट देते हैं। 22 पंजे 110 होता है, 22 चौक कितना होता है आपका
2288, यानी एमपी और सीपी का जो अनुपात आया आपका 5/4 है। सीपी कितना दिया? 2500, यानी इस 4 यूनिट का मान सवाल में कितना दिया है? 2500 दिया है। कितने गुना पे है देख लेते हैं इसको हम। ये कितने गुना पे है? अगर ये जो 2500 है इसको 25 गुणे 100 आप लिख सकते हैं। इस 100 में अगर 4 से भाग देंगे तो 25, यानी 25 गुणे 25, इसका मतलब ये 625 गुना पर है। तो इस 5 का भी हम 625 गुना करेंगे। अब देखिए 5 25 इकाई अंक से ही कर देते हैं। यहाँ पर सबका इकाई अंक देखिए 0 0 0, यहाँ पर 5 है, 0 आने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। 5 25 आपका 3125 ये आंसर हो जाएगा। आपको पूरा गुणा भी नहीं करना होगा, इकाई अंक से कर सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 बोला है 4% की साधारण ब्याज प्रणाली के तहत कितने वर्ष में, यानी आपसे टाइम पूछा है, 1500 रुपये यानी 2 गुना हो जाएगा। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे किया जाएगा। बोला है कि 2 गुना हो जाएगा। ठीक, ये गुना पर आधारित प्रश्न है, कैसे करेंगे इसको हम। ये जो दुगुना यहाँ पर जो बोलेगा, जैसे 2 गुना 3 गुना 4 गुना 100 गुना 50 गुना जो भी बोलेगा आपको केवल 1 कम कर देना है। जैसे अगर ये 3 गुना बोलता तो हम कितना लेते हैं? 1 कम कर 2, और उसी में 100 से गुणा यानी 200। अगर यहाँ पर 9 गुना बोलता तो 1 कम यानी 800 लेते हैं हम। अगर यहाँ पर 12 गुना बोलता तो हम 1 कम यानी 1100 लेते हैं। यहाँ पर 2 गुना बोला है तो आप क्या लेंगे? 2 में से 1 घटेगा 1 यानी 100। इस 100 में इस 1500 से कोई मतलब नहीं है, इस 4% से केवल भाग देना है। 4 एकम 4 यानी कितना आ जाएगा आपका? 25 वर्ष आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 1000 रुपये 2 वर्ष में इतने रुपए हो जाते हैं, मूलधन पर वार्षिक किस दर से चक्रवृद्धि ब्याज यानी लगाया गया है। आपसे दर पूछा है कि दर क्या होगा। 1000 रुपये था यानी 2 वर्ष में 1144.9 रुपये हो जाता है, मूलधन पर वार्षिक किस दर से यानी चक्रवृद्धि ब्याज यानी लगाया गया है। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे यानी 100 रुपये की धनराशि, 100 रुपये की धनराशि थी, यह 100 रुपये की धनराशि 2 साल में कितना हो गया आपका? 121 हो गया, 121 हो गया। प्रिंसिपल आपका 100 था, 2 साल में आपका कितना हो गया? 121 हो गया। पूछेगा रेट दर आपका क्या होगा, तो इसको कैसे करेंगे। अगर ये आप समझ गए तो ये आपसे हो जाएगा। यानी 100 रुपये था आपका, 2 साल में कितना हो गया? 121 हो गया। अगर आप ये सोचेंगे 100 रुपया है 121 हो गया, 21 का ब्याज बटे 100 यानी गुणे 100, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब देखिए सीआई में आपको रेट प्रतिशत निकालने के लिए आपको 1 साल पर आना होगा। ये 2 साल का है, 100 रुपये था, 2 साल में आपका कितना हो गया? 121 हो गया। तो आगे हम 1 साल पर जाएंगे। ये 2 साल दिया है तो इन्हीं का वर्गमूल ले लिया जाता है। अगर 3 साल बोलता तो घनमूल लेते हैं, 4 साल बोलता तो फोर्थ मूल लेते हैं हम। यहाँ पर 2 साल बोला है तो इसका क्या लेंगे हम? वर्गमूल। 100 का वर्गमूल क्या हो जाएगा आपका? यानी 10 हो जाएगा। 121 का वर्गमूल क्या हो जाएगा आपका? 11 हो जाएगा। अब यानी आपका 10 रुपये था, कितना हो गया? 11 रुपये हो गया। कितना ब्याज मिला? 1 रुपये का। किस पर? प्रिंसिपल पर। 1/10 गुणे 100, ये आपका क्या हो जाएगा? 10%। ये आपका एग्जाम्पल था। अब आते हैं इस क्वेश्चन पर। जैसे बोला 1000 रुपये की राशि, ये हो गया आपका 1000, 2 वर्ष में आपका कितना हो गया? 1144 यानी 9 हो गया, हो जाता है। मूलधन पर वार्षिक किस दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगाया गया था। ठीक है, इनका अनुपात ले लेते हैं हम। यहाँ पर दशमलव है, अगर हम दोनों साइड अगर 10 से गुणा हम कर दें तो ये आपका दशमलव खत्म हो जाएगा। तो इधर आपका बनेगा 10,000, इधर आपका हो जाएगा 1144,9, ये हो जाएगा।
अब इन्हीं का वर्गमूल लेकर हम 1 साल पर चले जाते हैं, यानी 10,000 रुपये की धनराशि आपका 2 साल में 11,449 रुपये हो जाती है। अब यहाँ पर 10,000 का वर्गमूल तो निकालेंगे आप। अब ये 11,449 का वर्गमूल कैसे निकलेगा, तो एक आपको तरीका सिखाते हैं हम। जैसे अगर हमें 103 का स्क्वायर करना होगा, 103 का स्क्वायर, तो 103 100 से कितना ज़्यादा है, आप कहेंगे 3 ज़्यादा है। 3 का स्क्वायर 9, तो 2 अंक लिखना होता है, आप लिखेंगे 09। एक बार फिर से 103 का अगर आपको स्क्वायर करना होगा तो 103 है, ये 100 से 3 ज़्यादा है, उसी 3 का स्क्वायर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, आपको 2 अंक लिखना होगा 09। अब 103 100 से 3 ज़्यादा है, उसी 3 को इसी संख्या में जोड़ दीजिए। 103 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 106। ये हो गया आपका 103 का स्क्वायर। आगे अगर हम कहें 106 का अगर हमें स्क्वायर करना है तो ये 100 से 6 ज़्यादा है, 6 का स्क्वायर यानी 36 हो जाएगा। 106 में जो 6 ज़्यादा इसी को ऐड कर दीजिए, 106 में 6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका 112 आ जाएगा। अगर हमें 107 का स्क्वायर करना होगा 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 49 हो जाएगा। अगर 107 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 114। क्या वहाँ 100 यही दिया 114 49 आपका 114 49। इसका मतलब अगर हम इसका वर्गमूल लेंगे हम, और इधर भी वर्गमूल क्योंकि 2 साल बोला है, तो 10,000 का वर्गमूल आपका कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। और इसका जो वर्गमूल अंत में क्या दिया 49 दिया, यानी 7 होगा, यानी 107 आपका बन जाएगा। 1 साल पर 2 साल से हम 1 साल पर आ गए, यानी प्रिंसिपल आपका 100 था, अमाउंट आपका कितना 107। कितने का ब्याज मिला, यानी 7 का, किस पर यानी 100 पर, गुणे आप 100 कर दीजिए, 100 से 100 कटेगा, आपका आंसर कितना आएगा 7%, 7%, यानी बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ठीक, क्वेश्चन नंबर 16। ए बी और सी के बीच 1,152 रुपये का नुकसान इधर दिया 7 संबंधी 8 संबंधी 9 के अनुपात में विभाजित होना चाहिए। ए का हिस्सा क्या होगा, ए का हिस्सा यानी आपसे 7 यूनिट का मान पूछा है, यानी इस 7 यूनिट का मान क्या होगा, बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं। हम देख लेते हैं, जो ऑप्शन आपका 7 से कटेगा वही आंसर हो जाएगा। अगर हम इसमें 7 से भाग देंगे हम, तो 7 चौक 28 यानी 5, 7 8 56, ये आपका कट गया, ये आपका क्या हो जाएगा 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो अगर ये 7 से डिवाइड हो गया तो यही आपका आंसर नहीं हो जाएगा, आपको चारों ऑप्शन को चेक करना होगा। हो सकता है एक और ऑप्शन आपका 7 से डिवाइड हो जाएगा। यदि बाकी के 3 ऑप्शन अगर आपके 7 से डिवाइड नहीं हो रहे तो आपका ही आंसर हो जाएगा। अगला चेक करते हैं, देखिए 360 में तो कभी नहीं जाएगा, 7 × 6 35 होता, अगर 350 होता तो कट जाता, लेकिन 360 है और 36 आपके 7 के टेबल में नहीं आता, ये तो होगा ही नहीं। 342 में देते हैं, इधर आपका 7 से अगर हम भाग देंगे इसमें तो 7 चौक 28, 2 यानी 62 हो गया, 62 में आपका भाग जाएगा नहीं, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। 384 में देते हैं, 7 × 5 35, 35 यानी 3 यानी 34, ये भी आपका नहीं कटेगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, आपका ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ए बी तथा सी ने 50,000 रुपए का व्यापार यानी प्रारंभ किया, यानी 3 व्यक्ति हैं ए बी और सी, इन्होंने मिलकर यानी 50,000 रुपए का व्यापार प्रारंभ किया। अब आपको ये नहीं पता उसमें ए का कितना था, बी का कितना था और सी का कितना था, ये नहीं पता, ये आगे वाली लाइन में बोला है, ऐसे लिख देते हैं हम यहाँ पर। यानी 3 व्यक्ति हैं ए बी और सी, इन्होंने 50,000 रुपए मिलकर एक व्यापार शुरू किया। आगे बोला है बी ने सी की तुलना में 6,000 रुपए अधिक निवेश किया। ये जो बी है सी से 6,000 रुपए अधिक निवेश किया। क्या आपको सी का पता है, नहीं पता है। सी को अगर x मानेंगे हम तो बी ने सी की तुलना में 6,000, ये आपका x प्लस क्या हो जाएगा 6,000 हो जाएगा। ये आपका सी का हो गया, ये आपका क्या हो गया बी का हो गया। आगे बोला है ए ने बी की तुलना में 2,000 रुपए अधिक निवेश किया। ये जो ए है ये बी से 2,000 रुपए अधिक निवेश किया।
तो 6,000 में 2,000 जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा। ये निकल गया। सी ने इतना लगाया, बी ने इतना लगाया, ए ने इतना लगाया, लेकिन टोटल इन्होंने कितना लगाया था, यानी 50,000। जब इनको हम जोड़ेंगे, अगर इनको हम ऐड कर देंगे हम, तो x x x आपका 3x हो जाएगा, प्लस 8 6 यानी 14,000, ये बराबर हो जाएगा आपका टोटल कितना, 50,000 के। देखिए ये 50,000 है, ये 14,000 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। 50 से आप 14,000 घटाएंगे तो 36,000 होगा। उस 36,000 में ये 3x से 3 से भाग देंगे तो x का मान कितना आएगा, 12,000। ये x आपका कितना आ गया, यानी 12,000। ये x आपका 12। इसका मतलब सी ने 12,000 रुपये लगाया था, बी ने 12 6 18,000 रुपये लगाया था, ये जो ए है आपका 12 8 20,000 रुपये लगाया था, निकल गया। ए ने 20,000, बी ने 18,000 और सी ने आपका 12,000 रुपये लगाया था। यदि कुल वार्षिक लाभ 10,000 रुपये था, यानी कुल लाभ कितना हुआ, यानी 10,000 रुपये था, तो लाभ में यानी इस 10,000 में ए का हिस्सा क्या था। तो देखिए अगर आपका जब टाइम बराबर होगा, यानी समय बराबर होगा सभी के लिए, तो जो लाभों का अनुपात होता है P1 P2 P3 ये बराबर हो जाता है डायरेक्ट पूंजी के अनुपात के बराबर, यानी C1 C2 और आपका C3। ऐसे यहाँ पर सभी के लिए जो टाइम होगा 1 साल या 12 महीने, क्योंकि यहाँ पर तो बोला नहीं ए का धन 3 महीने, बी का धन 4 महीने, सी का धन 8 महीने, ऐसा कुछ बोला है नहीं इसमें। तो हम जब बोलेगा नहीं तो हम सभी का धन बराबर मान लेते हैं। तो उस केस में जो लाभों का अनुपात होता है वह आपका डायरेक्ट पूंजी के अनुपात के बराबर हो जाएगा। तो अगर हम इनकी पूंजी का अगर अनुपात निकालेंगे हम 20,000 18,000 12,000 का अगर निकालते हैं हम, जैसे दिया ए का 20,000 दिया है, बी का आपका दिया है 18,000, सी का कितना दिया है 12,000। देखिए 3 जीरो से आपका ये सब कट जाएगा आपका। इधर आपका 20 है 18 है यानी 12, 2 से काटेंगे हम तो ये आपका 10 बनेगा, ये 9 बनेगा, ये आपका 6 बन जाएगा। पूछा ए का क्या होगा, टोटल दिया है 10,000, यहाँ पर टोटल कितना होगा आपका 19 6 25 यानी 25। इस 25 यूनिट का मान सवाल में कितना दिया है, 10,000 दिया है। कितने गुना पर आपका 25 चौका 100 यानी 400 गुना पर गया। ए का पूछा यानी इस 10 का आप 400 गुना करेंगे तो आंसर आपका कितना आ जाएगा 4,000 रुपये। उस 10,000 में ए को कितने का प्रॉफिट हुआ, 4,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। एक पंसारी की 4 माह में 2,000 रुपये, 2,500 रुपये, 3,250 रुपये और 4,250 रुपये की बिक्री होती है। 3,500 रुपये की औसत, ये क्या बोला है 3,500 रुपये की औसत, यानी औसत आपका दे दिया है 3,500 रुपये की औसत प्राप्त करने के लिए 5वें माह में उनकी बिक्री कितनी होनी चाहिए। अभी अभी लिखवाए थे औसत ए बराबर आपका कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, यानी औसत कितना दिया आपका 3,500 दिया है, कुल पदों का योग एक बार लिख लेते हैं, जैसे यहाँ दिया 2,000 प्लस ये 2,500 दिया है आपका, प्लस हो जाएगा 3,250, 3,250 यानी प्लस 4,250, नीचे लिख देते हैं 4,250, ये आपका प्लस एक्स। कुल कितने होंगे 5 महीने, इसीलिए आपको 5 से भाग देना होगा। औसत ए बराबर कुल पदों का योग 1 2 3 4 5 यानी 5 टोटल मंथ है, कुल पदों का योग बटे क्या हो जाएगा आपका कुल पदों की संख्या। ये 5 आपका इधर आएगा तो 00 50 25 2 5 15 2 17 यानी 17,500, ये बराबर हो जाएगा। अब इनको ऐड करना है, जोड़ेंगे कैसे हम, ये आपका 2,000, ये भी इसको हम 2,000, 500 अभी छोड़ देते हैं, 2,000 2,000 4,000 4 3 7,000 7 4 11,000, 11,000 250 ये 250 ये 500 हो गया, 500 ये 1,000, उधर 11 था इधर आपका 1,000 यानी 12,000 हो गया आपका। 12,000 प्लस आपका क्या हो जाएगा x। इस 17,500 से अगर आप 12,000 घटाएंगे तो कितना आपका हो जाएगा, घटा दीजिए, ये हो जाएगा आपका 00 यानी 5 हो जाएगा, यानी 5 यानी 5,500, x का मान कितना हो जाएगा आपका 5,500।
डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, बी और सी मिलकर एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए, बी और सी तीनों वह कार्य 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले वह काम कितने दिन में पूरा कर सकता है? टाइम एंड वर्क, इस चैप्टर से ये सवाल है आपका। बोला है बी और सी मिलकर एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया बी और सी मिलकर किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी सी तीनों मिलकर, ए प्लस बी प्लस यानी सी, ये तीनों मिलकर 20 दिन में यानी पूरा कर सकते हैं। पूछा ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो 40 और 20 का एलसीएम आपको पता होगा 40 ही होगा। 40 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 40। अब ये 40 के आपको ये भी पता होगा, ये तो हमारा टोटल वर्क होता है, टोटल वर्क यानी कुल काम हो जाएगा। जब बी और सी ये दोनों मिलकर 40 दिन में 40 काम, इसका मतलब ये दोनों एक दिन में एक काम किए होंगे सब। ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलकर 20 दिन में 40 काम, इसका मतलब एक दिन में कितना काम किए होंगे? 40 में 20 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा आपका? 2 आ जाएगा। ये जो इधर आता है एक बार फिर से बता देते हैं, इधर ये जो आ रहा है साइड से जो हम लिख रहे हैं, इसी को कहा जाता है काम करने की क्षमता एक दिन में। बी और सी एक दिन में एक काम, ये तीनों मिलकर एक दिन में 2 काम। अगर यहाँ से ए का अगर हमें काम करने की क्षमता पता चल जाए कि ए एक दिन में कितना काम करता है, तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए बी और सी मिलकर एक दिन में एक काम, तो अगर ये जो बी और सी मिलकर एक दिन में एक काम, ये पूरा 2 दिया है, यहाँ पर 1 है, इसका मतलब यहाँ पर 1 होगा, तभी ना 1 1 मिलकर 2 हुआ होगा। अगर ये तीनों का योग 2 है, बी और सी का योग 1 है, तो इसी 2 में से 1 को घटा देंगे तो ए का निकल जाएगा। इसका मतलब ए एक दिन में एक काम करता है, तो इस 40 काम को करने में कितना समय लगेगा? 40 दिन लगेगा, 40 डेज। ये आपका आंसर हो जाएगा, 40 दिन। अगला क्वेश्चन, ठीक, ये आखिरी क्वेश्चन है आपका। यक्स के पास बैंक खाते में इतने रुपए का शेष है, इतना रुपए जमा करने और इतना रुपए निकालने के बाद वह अपने बैंक बैलेंस के साथ 5 रुपए की कितने चॉकलेट खरीद सकता है? ठीक है, एक्स के पास बैंक खाते में कितना रुपए था, यानी 100.82 रुपए था, शेष था। फिर इतना रुपए जमा किया गया, जमा होगा तो यानी जोड़ देंगे आप, 74.35 यानी क्या हुआ? जमा हुआ। जोड़ दीजिए, 5 2 7 होगा, 8 3 11 4 1 5 10 7 17 यानी 175 हो गया आपका। इसके बाद इतना रुपया निकाल लिया गया, तो निकाले तो घटा दीजिए आप, 1 7 हो जाएगा। इधर आप जब इसको माइनस करेंगे तो इधर आपका 0 यानी खत्म हो गया, इधर आपका 5 बचेगा, यानी इधर आपका कितना हो जाएगा? 2 इधर 1 यानी 125 आ गया। अब उसके पास कितना बचा है? 125 रुपए बचा है। आगे ये बोला है 5 रुपए के कितने चॉकलेट खरीद सकता है, यानी उसके पास टोटल कितना रुपए बचा है? 125 रुपया बचा है, और पूछ रहा है कि अगर 125 रुपए हैं तो 5 रुपए के कितने चॉकलेट खरीद सकता है। ठीक है, 125 में अगर हम 5 से भाग देंगे तो 25 पंजे क्या होता है? 125, यानी अगर उसके पास टोटल 125 रुपया है और 5 रुपए का चॉकलेट खरीदना चाहता है, तो कुल कितना चॉकलेट खरीदेगा? 25 चॉकलेट खरीद पाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके दोस्त, क्वेश्चन आपका ख़त्म हो गया, यानी 20 क्वेश्चन हम लोगों ने लगा चुके हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप सभी लोग कर दीजिएगा। आज इतना ही, फिर मिलते हैं एक और पेपर लेकर अगले क्लास में।